हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए इन्फ्लेशन का तीसरा पार्ट लेकर। इससे पहले मैंने इन्फ्लेशन पे 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पहला वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बात किया था, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बात किया था। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मिक्स्ड इन्फ्लेशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट बट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्राइस राइजेस, देन इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों, जब सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसके बाद जो डिमांड का जो प्राइस है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि जब सप्लाई कांस्टेंट रहेगा और डिमांड इंक्रीज करेगा तो प्राइस राइज देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। प्राइस राइज किस वजह से हो रहा है, डिमांड की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स, ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। केन्स का कहना है कि एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होने के कारण, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कुल मांग में वृद्धि होने के कारण जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। याद रखना है। इसमें एक और पॉइंट है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज कांस्टेंट। एग्रीगेट कुल जो सप्लाई, कुल पूर्ति जो है वो क्या रहती है, स्थिर रहता है। ठीक है। मतलब जब डिमांड प्राइस से हम लोग का जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए इसको एक ग्राफ से समझते हैं हम लोग। ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस में क्या किया गया है, डिमांड एंड सप्लाई को लिया गया है, और वाई एक्सिस में प्राइस को लिया गया है। ठीक है। ये ASP जो है मेरा वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, जो कि इनिशियल में क्या है वो इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल में है ना, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद फिर वो पैरेलल हो जा रहा है वाई एक्सिस के, जो कि दर्शाता है कि ये कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। तो मेरा जो पहला है ये ADP1, ADP2, ADP3, ADP4, ये क्या है मेरा, एग्रीगेट डिमांड प्राइस कर्व्स हैं। तो इनिशियल में जब एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इंक्रीज कर रहा है उस वक्त मेरा डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस ADP1 है। तो वो जब बढ़ जाता है ADP2, तो इस केस में क्या कर रहा है, इसमें एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड प्राइस भी हो रहा है। यहाँ पे मेरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम इसको नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन केन्स का कहना है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है, यहाँ पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया इस पॉइंट पे, तो उसके बाद जो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस वो कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मेरा जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है वो चेंज होता है, वो अगर बढ़ता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, प्राइस राइज जो होता है ये P3 से P4 पे हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। समझे आप लोग? फिर से समझिए। इनिशियली में क्या था, मेरा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कांस्टेंट नहीं है ना। तो इस केस में जो डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से जो प्राइस राइज हो रहा है उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कांस्टेंट नहीं है। लेकिन केन्स का कहना है कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो वाई एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस में इंक्रीज होता है तो इस केस में क्या होता है, प्राइस राइज होता है, और उसी प्राइस राइज को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ओर। When the cost of the production increases, price also increases. This price rise is called cost push inflation. जी हाँ दोस्तों, जब प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो कमोडिटी है उसका भी प्राइस इंक्रीज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन कारणों से बढ़ सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि होने से। जी हाँ दोस्तों, जब पेट्रोलियम का प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, कमोडिटी का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। दूसरा है इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जब अपना प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने का कोशिश करता है तो उस केस में भी उसको क्या करना होगा, कमोडिटी का प्राइस को राइज करना पड़ेगा।
तो जब कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तो उस केस में हम लोग बोलते हैं उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगला पॉइंट है तीसरा, इंक्रीज इन द वेज ऑफ लेबर। लेबर का वेज अगर इंक्रीज होता है तो फिर से वही जो कमोडिटी है उसका प्राइस राइज होगा, और जब कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तो फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। मतलब क्या है कि जब पेट्रोलियम का कॉस्ट में इंक्रीजमेंट होगा, या प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट जब बढ़ाएगा, या लेबर का जब वेज इंक्रीज होगा, तो इन सभी केसेस में क्या होता है, जो प्राइस राइज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ड्यू टू दिस और एनी अदर रीजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज विच काउजेस प्राइस राइज। तो इन कारणों से या किसी और कारण की वजह से जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजमेंट की वजह से अगर प्राइस राइज देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने, मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको इसमें आसानी होगा एग्जाम्स के लिए। आगे हम लोग समझते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को एक ग्राफ से। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस में प्राइस को लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरा जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो कांस्टेंट है। लॉन्ग रन में चूंकि जो भी सप्लाई प्राइस होता है वो कांस्टेंट ही लिया जाता है। इसके बाद शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इनिशियल में एस डॉट ले सकते हैं और ये S1 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। ये कर्व जो है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का जो कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है उसको याद रखना है, वो क्या है, सिंगल कर्व है। ठीक है, तो इनिशियल में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या है, प्राइस लेवल P है। ठीक है, लेकिन जब सप्लाई प्राइस जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर एग्रीगेट डिमांड को इस पॉइंट पर काट रहा है, तो इस पॉइंट पे मेरा प्राइस क्या हो जा रहा है, P1 हो जा रहा है। दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, तो उसी प्राइस राइज को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। चूँकि ये प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ने से की वजह से हुआ था, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ने की वजह से ही जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ता है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि मिक्स्ड इन्फ्लेशन है। तो व्हेन द प्राइस राइज ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई देन इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इन्फ्लेशन। क्योंकि इसका नाम से ही हम लोग को समझ में आता है क्या, कि जब प्राइस राइज इकोनॉमी में देखने को मिलता है, किस वजह से, एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने और एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इन्फ्लेशन। मतलब दोनों का इसमें आ जा रहा है। बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज फाउंड इन द मिक्स्ड इन्फ्लेशन। मिक्स्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों तरह के इन्फ्लेशन को देखने को मिलता है। ठीक है, बट बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली। द इन्फ्लेशनरी प्रोसेस में बिगिन विथ आइदर एक्सेस ऑफ डिमांड और एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो मिक्स्ड इन्फ्लेशन है उसमें दोनों तो मिलता है, हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी मिलता है और कॉस्ट पुश भी मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिलता है। जो प्राइस राइज है मिक्स्ड इन्फ्लेशन में, जो प्राइस राइज है या तो वो डिमांड पुल की वजह से हो रहा है या तो फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है ना, लेकिन दोनों की एक साथ में, दोनों की वजह से कभी भी प्राइस राइज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सेस ऑफ डिमांड और एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या तो डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, या तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ने से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों साथ में, इस वजह से हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, मिक्स्ड इन्फ्लेशन में क्या है, या तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, दोनों में से कोई एक हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा मिक्स्ड इन्फ्लेशन। इसको भी हम लोग ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। ये ग्राफ में क्या है, एग्रीगेट आउटपुट लिया गया है एक्स एक्सिस में और प्राइस लेवल लिया गया है वाई एक्सिस में। ठीक है, इसमें क्या इनिशियल में क्या है, एग्रीगेट डिमांड AD0 यहाँ पे है, क्योंकि वो एग्रीगेट सप्लाई ASO को कहाँ पे काट रहा है, E0 पॉइंट पे काट रहा है, तो इस जगह मेरा क्या हो गया, प्राइस लेवल PO हो गया। ठीक है, इसके बाद डिमांड में बढ़ने की वजह बढ़ जाता है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से जब प्राइस राइज होता है तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो शिफ्ट करके कहाँ चल जाएगा, इस पॉइंट पे आ जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे काट रहा है AS0 को। ठीक है, तो इस जगह पे मेरा क्या हो जा रहा है, जो प्राइस राइज हो रहा है P1 उसको हम लोग बोल रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये था पहला केस। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे में,
तो दूसरा केस मेरा क्या हो जाएगा, जो एग्रीगेट सप्लाई है अब वो चेंजेस करेगा, है ना। तो मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो यही रहेगा, एग्रीगेट डिमांड लाइन, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो AS0 से AS1 की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो इनिशियल में क्या कर रहा था, पहले एग्रीगेट डिमांड को कहाँ पे काट रहा है, E0 पे काट रहा है। तो इस जगह पे मेरा क्या है, प्राइस P0 है, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाने की वजह से जो AS1 है वो AD0 को कहाँ पे काट रहा है, E1 पे काट रहा है। तो इस जगह पे मेरा क्या हो गया, प्राइस लेवल P1 हो गया। तो दिख रहा है P0 से P1 इंक्रीज किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड बढ़ने की वजह से अगर प्राइस राइज हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और अगर सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने की वजह से हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एग्रीगेट सप्लाई तभी बढ़ता है जब प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए अगर एक और कंडीशन हम लोग ले लें कि अगर दोनों इंक्रीज कर जाए, है ना, मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी देखने को मिला, चूँकि मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है, AD1 पे चला गया, और एग्रीगेट सप्लाई भी AS0 से AS1 पे चला गया, तो दोनों कहाँ दूसरे को काट रहा है, E2 पे काट रहा है। तो इस जगह पे मेरा क्या हो गया, प्राइस लेवल P2 हो गया। तो P0 से P2 लगभग डबल इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है मिक्स्ड इन्फ्लेशन में, ऐसा होता नहीं है। या तो फिर डिमांड की वजह से ये इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, या तो फिर एग्रीगेट सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। दोनों एक साथ में कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बात किया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और मिक्स्ड इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इस तरह से चूँकि मैंने इन्फ्लेशन पार्ट 1, इन्फ्लेशन पार्ट 2 और आज इन्फ्लेशन पार्ट 3 3 वीडियो बनाया है इन्फ्लेशन के ऊपर। इस प्रकार से जो इन्फ्लेशन का पूरा कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिया तो इन्फ्लेशन का जो कंसेप्ट है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप फिर जो आपके ने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।